नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। और ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित हमारा चौथा टॉपिक है किसान आंदोलन। और उस किसान आंदोलन का भी ये तीसरा पार्ट है। इस तीसरे भाग में हम जो हमारे शेष बचे हुए जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसा आपको पता है कि इस चैनल पर हम टॉपिक वाइज और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार विषय वस्तु को यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आप देख ही चुके हैं, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाले इतिहास के 15 प्रश्नों से संबंधित विषय वस्तु हो। और उस प्रकृति के अनुसार जिस प्रकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकृति के अनुसार ही मैंने ये सारी जो विषय वस्तु है वो आपके लिए तैयार करी है, कि ताकि आपका किसी भी तरह से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए, चाहे कितना भी घुमा फिरा के उसको बदल के पूछे, चाहे वो तथ्यात्मक रूप से पूछे, चाहे वो किसी सन से संबंधित प्रश्न पूछे, चाहे किसी व्यक्ति से संबंधित वो प्रश्न पूछे, चाहे वो किस स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे, आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। और इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से कई जगह से मैटर जुटा करके आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। आप देख चुके होंगे कि आप किसी भी किताब में इनको पढ़ेंगे तो जितना विषय वस्तु मैंने आपको बता रखी है वो पूरी आपको किसी एक बुक में प्राप्त नहीं होगी। तो इसी तरह से यदि आपका सहयोग बना रहा और आप लाइक और कमेंट करते रहें तो ये वीडियो बनते जाएंगे। और पूरा विश्वास है कि हम परीक्षा तक जो फर्स्ट पेपर से संबंधित जो जितना भी महत्वपूर्ण पोर्शन है, जो हमारे चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट हम पूरा कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर है इतिहास, जो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये 30 नंबर के जो 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर के जो 30 क्वेश्चन है, इसके बाद में हम जो हिंदी है, अंग्रेजी है, उन पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। साइंस है, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज हमारा ये राजस्थान इतिहास विशेष करके राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में और किसान आंदोलन का ये तीसरा भाग है, जिसमें हमारे शेष बचे हुए किसान आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित व्यक्ति, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताने के लिए मैंने इनमें इस वीडियो में, इस नोट्स में शामिल किया है। तो आज का वीडियो में जो सबसे पहला जो किसान आंदोलन है वो है मारवाड़ राज्य में कृषक आंदोलन। यहाँ पर पूरे क्षेत्र को लिया गया है मारवाड़। तो ये उस समय की बहुत ही बड़ी रियासत थी। तो इसमें कौन कौन से स्थान पर किस किस व्यक्तियों ने किस तरह से आंदोलन किया, उसकी जानकारी हमें मारवाड़ राज्य के जो कृषक आंदोलन है उसके अंतर्गत पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र के एक ही आंदोलन से प्रभावित होकर के समाज सुधार के साथ साथ लाग बाग के प्रति भी किसानों में जागृति आई। तो जिस समय मारवाड़ में किसान आंदोलन शुरू होता है, उसी समय मेवाड़ क्षेत्र में एक आंदोलन चल रहा था, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। जो दूसरे प्रकार के जो आंदोलन आएंगे, जैसे जनजातीय आंदोलन है, यहाँ हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो एक ही आंदोलन वहाँ चल रहा था, उसी एक ही आंदोलन से प्रभावित होकर के, और ये एक ही आंदोलन समाज सुधार के क्षेत्र में कार्यरत था। तो समाज सुधार के साथ साथ किसानों में भी इससे जागृति आई, और मारवाड़ क्षेत्र के किसान इससे प्रभावित होते हैं। और उन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में जो जमींदारों के प्रति, जो रियासतों के प्रति जो अत्याचार थे, उनके प्रति इनमें आक्रोश उत्पन्न होता है और ये आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन को सबसे अधिक बल मारवाड़ हितकारिणी सभा से और मारवाड़ लोक परिषद से मिला। ये हम वहाँ जब हम पढ़े थे विभिन्न संगठनों में, जो हमारा दूसरा टॉपिक था, वहाँ पर भी इनके बारे में चर्चा करी थी, लेकिन बार बार ये फिर आ रहे हैं। इससे हमारा अच्छा रिवीजन भी होगा और ये हमें याद भी हो जाएंगे। तो जो मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन को प्रेरित करने का, उसे संचालित करने का जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें ये जो दो संगठन थे, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ लोक परिषद, इन्होंने किया। और इन दोनों में भी यदि हम बात करें तो मारवाड़ लोक परिषद ने
मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ही इस आंदोलन में योगदान दिया है, वो हम इसी टॉपिक में लास्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने किसानों को जागृत किया, संगठित किया और उनका साथ दिया। मारवाड़ क्षेत्र में व्यक्तियों की बात करें तो जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भंवर लाल सराफ, हेमचंद्र संगानी आदि ने किसानों की समस्या के लिए आवाज़ उठाई। संगठनों की बात करें तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ लोक परिषद, जैसे हमने पिछले जो आंदोलन थे उनमें भी पढ़ा था। और व्यक्तियों की बात करें मारवाड़ क्षेत्र में तो व्यक्तियों को भी आपको याद रखना है, जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भंवर लाल सराफ, हेमचंद्र संगानी। इनका नाम आपको अपने नोटबुक में जहां आप नोट्स बना रहे हैं वहां इस आंदोलन में ही लिखना है। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने अपनी 2 लघु पुस्तिकाओं पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था के माध्यम से किसानों की समस्याओं को उजागर किया। जैसा हमने दूसरे बिंदु में देखा था कि मारवाड़ क्षेत्र में 2 संगठन थे जिन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें एक संगठन हमने देखा मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो किस तरह से किया उसको भी यहाँ मैंने आपको समझाया है। किसने 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की और दोनों का नाम है पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। इसमें प्रश्न बन सकता है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा ने कौन सी पुस्तिका के माध्यम से मारवाड़ में किसान आंदोलन को जागृति दी या फिर संबल प्रदान किया। तो यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। खालसा क्षेत्र पर भी आंदोलन का असर पड़ता है और वहाँ के किसानों ने भी बीघोड़ी की ऊंची दरों का विरोध किया। ये खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र, ये 2 मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में कि खालसा वे भूमि मानी जाती थी जिन पर सीधा नियंत्रण राज्य का होता था, यानी राजा का होता था, और वहाँ पर आमदनी की अच्छी फसलें उत्पन्न होती थी। और ये किसान जो जमींदारी किसान थे उनसे ज़्यादा खुश थे क्योंकि इन पर जो लाग बाग थी वो निश्चित थी। लेकिन फिर भी उस जमींदारी क्षेत्र के किसानों से प्रेरित होकर के खालसा क्षेत्र में भी आंदोलन स्टार्ट हो गया और वहाँ पर एक लगान लिया जाता था बीघोड़ी। उसकी जो ऊंची दर थी उसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। बीघोड़ी को मैंने आपको बताया है कि प्रति बीघा भू राजस्व के रूप में वसूला जाने वाला एक हिस्सा था, यानी प्रति बीघा पर एक भू राजस्व यानी कर लिया जाता था बीघा के हिसाब से, उसे ही बीघोड़ी कहा जाता था। 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में हुआ और कस्तूरबा गांधी अधिवेशन की मुख्य अतिथि थी। कस्तूरबा गांधी की वजह से इस पॉइंट को मैंने यहाँ शामिल किया है क्योंकि हमने देखा कि मारवाड़ क्षेत्र में जो किसान आंदोलन को प्रेरित करने वाली जो दूसरी संस्था थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसका एक अधिवेशन होता है और अधिवेशन होता है पुष्कर में, और किसकी अध्यक्षता में होता है? चांदकरण शारदा, और इसकी जो मुख्य अतिथि थी वो थी कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की पत्नी। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन जो पुष्कर में हुआ किसान आंदोलन के दौरान, उसकी मुख्य अतिथि कौन थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, क्योंकि ये किसान आंदोलन में भी पूछ सकता है और जो हमने संगठन पढ़े वहाँ भी पूछ सकता है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, दोनों ही जगह ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम देखते हैं कि मारवाड़ दरबार ने किसान आंदोलन को विभाजित करने के प्रयास में जून 1941 को मारवाड़ किसान सभा का गठन करवाया। तो विभाजन का मतलब है कि यहाँ पर जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो किसानों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रही थी, साथ दे रही थी, उससे किसानों को भड़काने के लिए, उससे अलग करने के लिए सरकार स्वयं ने 1941 में मारवाड़ किसान सभा का गठन करती है ताकि ये जो सभा है वो अलग हो जाए और ये जो किसान आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो 1941 में मारवाड़ किसान सभा का गठन होता है, सिर्फ यही हमें याद रखना है। और किसके द्वारा होता है? मारवाड़ दरबार के द्वारा। अब मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक घटना थी चंडावल की घटना। यह घटना होती है 28 मार्च 1942 को। क्या होता है कि मारवाड़ लोक परिषद के
कुछ सदस्यों, जिसमें मुख्य रूप से मांगीलाल जी थे, उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंडावल, जो सोजत पाली में स्थित है, वहाँ पर 28 मार्च 1942 को एक सम्मेलन बुलाते हैं। तो एक एक्टिव, जैसे हमने देखा कि मारवाड़ लोक परिषद बहुत ही एक्टिव एक संगठन था, उसके कुछ सदस्य जिसमें मुख्य रूप से मांगीलाल जी थे, उन्होंने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए इस तारीख को एक सम्मेलन बुलाते हैं। और यहाँ के जागीरदार ने, जब ये सम्मेलन बुलाया जाता है, तो जो जागीरदार था, जो किसानों से लगान वगैरह वसूल करता था, उसने अपने लठेतों एवं पुलिस द्वारा लोगों पर अत्याचार किया गया और उन्हें मारा पीटा और घसीटा गया। तो यहाँ का जागीरदार अपनी पुलिस और लठैतों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ बैठे हुए जितने भी जो किसान थे, जो लोग थे, उन पर बहुत ही लाठी डंडों से अत्याचार किया जाता है और बालों से पकड़ पकड़ के उन्हें घसीटा जाता है। उसके बाद में है, जब विरोध बढ़ता गया तो 2 दिसंबर 1943 को जागीरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की घोषणा की। ये जागीरी क्षेत्र और खालसा क्षेत्र दोनों हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस घटना के बाद में भी किसान शांत नहीं बैठते हैं और आखिरकार के सरकार को इस विरोध का सामना करना पर मुश्किल हो जाता है और 2 दिसंबर, तारीख याद रखनी है, 2 दिसंबर 1943 को जागीरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की घोषणा सरकार द्वारा कर दी जाती है। मारवाड़ क्षेत्र से अगली एक प्रमुख घटना है डाबड़ा कांड। ये घटना होती है 13 मार्च 1947 को। तो हर एक घटना को हमें याद रखना है, क्योंकि मुख्य रूप से किसान आंदोलन में इन घटनाओं से संबंधित प्रश्न ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो डाबड़ा कांड कब होता है? 13 मार्च 1947 को। तो क्या होता है वो देखते हैं कि जागीरदार भूमि बंदोबस्त के विरोधी थे। जैसा हमने पिछले कांड में पढ़ा था कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ता है और जागीरदारी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त लागू करना पड़ता है। लेकिन इससे जो जमींदार वर्ग है, जागीरदार वर्ग जो है, जिनके पास ज़मीनों के जो अधिकार थे, जो कर और लगान वसूल करते थे, वो इसके विरोधी थे, क्योंकि उनके जो आय में है वो कमी हो गई थी और इसीलिए उन्होंने जो अत्याचार है वो कम नहीं किया। क्रोधित होकर के उन्होंने किसानों पर जो अत्याचार है और अधिक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 13 मार्च 1947 को, जो हम देख चुके हैं, मारवाड़ लोक परिषद ने डाबड़ा, जो वर्तमान डीडवाड़ा नागौर में है, में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इसी अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने डाबड़ा में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मथुरा दास माथुर, द्वारिका नाथ पुरोहित, छगन राज चौपासनी वाला, नरसिंह कच्छावा आदि कार्यकर्ताओं और लगभग 600 किसानों ने भाग लिया। व्यक्तियों को नाम याद रखना है कि डाबड़ा कांड से संबंध रखने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो जवाब होगा हमारा मथुरा दास माथुर, द्वारिका नाथ पुरोहित, छगन राज चौपासनी, नरसिंह कच्छावा। तो ये कार्यकर्ता थे और लगभग कितने किसान वहाँ पर उपस्थित हुए? 600 किसान डाबड़ा नामक स्थान पर। जागीरदारों के सशस्त्र लोगों ने, यानी हथियारों से लैस जो लोग थे, उन्होंने सम्मेलन को घेर करके बंदूकों, तलवारों और भालों से लोगों पर प्रहार किया। लोगों को मारा पीटा गया और इस हमले में 12 लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। तो ये डाबड़ा कांड की घटना है। तो इस तरह से हर आंदोलन में, केवल एक बिजोलिया किसान आंदोलन था, वहाँ पर हमने देखा कि एकमात्र अहिंसक आंदोलन वो रहा है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला वो आंदोलन था। लेकिन आगे के जितने भी आंदोलन हैं उसमें कोई ना कोई विभत्स घटना जरूर घटी है। तो इसी तरह से मारवाड़ क्षेत्र में भी एक डाबड़ा कांड जो हम पढ़ ही रहे हैं। तो जागीरदारों के जो सशस्त्र लोग थे, जो उस समय रखे जाते थे लोगों को परेशान करने के लिए, वो लोग इस सम्मेलन को घेर लेते हैं और बंदूकों, तलवारों और भालों से किसानों पर प्रहार किया जाता है और इस प्रहार में 12 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 12 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल होते हैं। अंततः जून 1948 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बनता है उसने किसानों को राहत दी, यानी उनकी मांगें मानी गई और इस तरह से ये जो आंदोलन है वो शांत होता है। तो ये मारवाड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन था।
उसके बाद हम देखते हैं सीकर ठिकानों का कृषक आंदोलन, यानी सीकर में भी आंदोलन होता है। उस समय सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा हिस्सा था। जयपुर रियासत के अंतर्गत ही सीकर राज्य आया करता था। यहाँ की 56% भूमि जाट किसानों के पास थी। तो जो किसान सीकर में जो किसान थे उनमें अधिकांश जो जाति थी वो जाट किसानों की थी। 1922 में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने लगान में 25 से 50% तक की वृद्धि कर दी। किसानों ने इसकी शिकायत जयपुर महाराजा से की। महाराजा ने लगान कम करने का आदेश दिया मगर पालन नहीं किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय सीकर के जो ठाकुर थे वो कौन थे? कल्याण सिंह। इन्होंने 1922 में जो लगान की जो दरें थी उसमें 25 से 50% तक ये वृद्धि कर देते हैं। और जयपुर राज्य के अंतर्गत आने के कारण ही वहाँ के किसान इकट्ठा होते हैं और जयपुर महाराजा के पास इसकी शिकायत करते हैं। और महाराजा किसानों की बात मान करके कल्याण सिंह को आदेश भी देते हैं कि ये जो लगान की जो दरें हैं इसको कम किया जाए और जो नई जो लगानें लगाई गई इनको समाप्त किया जाए। लेकिन इनकी बात का कोई असर नहीं होता है और किसानों की जो दरें हैं उन पर जो छूट है वो नहीं दी जाती है। उस समय जयपुर के मुख्यमंत्री ग्लैंसी थे। जिस समय ये जो किसान हैं वो कल्याण सिंह की शिकायत लेकर जाते हैं उस समय जयपुर के मुख्यमंत्री थे ग्लैंसी। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देसराज ने किसानों का साथ दिया। उसने राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में किसानों की समस्याओं का विवरण देकर पूरे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। और पिछले प्रश्न पत्रों में हमने देखा भी है, 2018 का जो प्रश्न पत्र था, जो हमने पहला जो भाग था उसमें जब आपको बताया था, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि सीकर क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा भरतपुर का जाट नेता था जिसने किसानों को जागृत करने का काम किया। तो उसका जो ऑप्शन था वो था देसराज। इसने एक उस समय का जो समाचार पत्र था राजस्थान संदेश, उसमें सीकर किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करवाया और इस समाचार पत्र के माध्यम से पूरे देश को वहाँ की स्थिति से अवगत करवाया। 1901 में ठाकुर देसराज ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। तो यहाँ प्रश्न बनता है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना किसने की? तो भरतपुर के जाट नेता देसराज जी ने। और कब की? 1901 में। 1933 में अखिल भारतीय जाट महासभा तथा राजस्थान जाट सभा दोनों ने मिलकर सीकर ठिकानों में किसानों को जागृत करने का कार्य किया। तो जो अखिल भारतीय जाट महासभा थी वो भी 1933 में सीकर क्षेत्र में एक्टिव हो जाती है और राजस्थान जाट सभा के साथ मिलकर के गांव-गांव जाते हैं और लोगों को इकट्ठा करके, किसानों को बैठा बैठा करके उनमें जो अत्याचार है उनके खिलाफ जागृति उत्पन्न करने का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। महिला अत्याचार के विरोध में, यानी ये जो जागीरदार थे वो किसानों के साथ साथ बच्चों और महिलाओं पर भी अत्याचार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और महिलाओं के बाल पकड़ पकड़ कर इनको घसीटा जाता था। इसी अत्याचार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का सम्मेलन सीकर में होता है। इसकी डिटेल हम इसी टॉपिक में अभी आगे पढ़ेंगे। जयपुर से कैप्टन वेब को सीकर भेजा गया और 13 अगस्त 1934 को किसानों से एक समझौता किया जिसमें बहुत सी लगाने या लागतें जो थी, कर थे, समाप्त कर दिए गए। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जयपुर से सीकर में जांच के लिए या किसानों की समस्या को देखने के लिए किसे भेजा गया? तो उसका जवाब हो जाएगा कैप्टन वेब। और इसके कैप्टन वेब के जाने के कारण ही 13 अगस्त 1934 को एक समझौता होता है और बहुत सारी जो लागतें थी उनको समाप्त कर दिया जाता है। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का जो राजस्व अधिकारी कुंदन गांव में पुलिस की सहायता से लगान वसूलने पहुंचता है, जिससे किसान उग्र हो गए और पुलिस फायरिंग में 4 किसान मारे गए। ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। जैसे हर आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, तो सीकर आंदोलन, शेखावाटी आंदोलन से संबंधित कूदन गांव की जो घटना है वो महत्वपूर्ण है। इसे आपको बिल्कुल रट ही लेना है। कब होती है? अप्रैल 1935 में कूंदन गांव में पुलिस की सहायता से जागीरदार लगान वसूलने पहुंचते हैं।
तो उस समय जो जागृत किसान था, क्रोधित किसान था, वो इस चीज़ का विरोध करता है और किसान उग्र हो जाते हैं। और जागीरदारों ने उनकी उग्रता को देख करके अपने साथ जो पुलिस बल था उनको फायरिंग का आदेश देते हैं। और इस फायरिंग में कूंदन गांव में 4 जो किसान हैं वो शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। सर छोटूराम चौधरी और भरतपुर के रतन सिंह के माध्यम से किसानों से समझौता करके 15 मार्च 1935 को प्रकाशित कर दिया। यानी फिर एक समझौता होता है 15 मार्च 1935। किसकी मध्यस्थता में? सर छोटूराम चौधरी और भरतपुर के रतन सिंह के माध्यम से मध्यस्थता में ये समझौता किया जाता है। अब शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। जैसे हमने मारवाड़ से संबंधित घटनाएं देखी थी, उसी तरह से शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित इन घटनाओं को भी आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है, इन्हें महत्वपूर्ण स्थान देते हुए आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एक है हनुमान कांड। हनुमान एक गांव का नाम है। उस कांड के बारे में हम देखते हैं कि 16 मई 1934 को हिरवा ठिकाने के इस गांव में, ये जो गांव है उस समय के हिरवा ठिकाने के अंतर्गत आता था, जागीरदार कल्याण सिंह ने आग को, आग यहाँ पर आपको लिखना है गांव, यानी गांव को आग लगाकर जला दिया। इसे ही हम हमारे इतिहास में हनुमान कांड के नाम से जानते हैं। और इसमें किसानों के और अन्य लोगों के बहुत सारे घर जल जाते हैं और उनका आर्थिक रूप से और बहुत ही नुकसान होता है। तो इस तरह से जो अत्याचार किया जाता है उसी को हम हनुमान कांड कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि हनुमान कांड कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। और ये घटना कब घटित होती है? 16 मई 1934 को हिरवा ठिकाने के अंतर्गत ये गांव आता था। गांव को आग लगा दिया जाता है। अगली घटना है जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड 21 जून 1934 को। तारीखें हमें सारी याद रखनी है। डूंड लोध के ठाकुर हरनाथ सिंह के भाई ईश्वर सिंह ने किसानों पर आक्रमण किया और किसानों पर गोलियां चलाई गई। इसे हम जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड कहते हैं। कब हुआ? 21 जून 1934 को। डूंड लोध का जो ठाकुर था, डूंड लोध ठिकाने का नाम है, हरनाथ उसका भाई था ईश्वर सिंह, उसने किसानों पर आक्रमण कर दिया और किसानों पर गोलियां चलवाई गई। अगला है कटराथल। जो हम अभी महिला अधिवेशन की बात कर रहे थे, महिला सम्मेलन की, उसकी डिटेल हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि कटराथल प्रथम महिला अधिवेशन सम्मेलन हुआ। सिहोट के ठाकुर ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। अभी हमने पढ़ा कि ये जो जागीरदार थे, जो ठाकुर थे, किसानों के साथ साथ बच्चों और महिलाओं पर भी इन्होंने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। इसी से परेशान होकर के और महिलाओं ने एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ बुलाया? कटराथल नामक स्थान पर। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मेलन हुआ और लगभग 1000 महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। कौन सी जगह? कटराथल में। लगभग कितनी महिलाएं इसमें भाग लेती है? 1000 महिलाएं इसमें भाग लेती है। अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, श्रीमती फूला देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी आदि प्रमुख महिलाएं इस सम्मेलन में रही थी। अगला है कूंदन कांड, जो हम पढ़ चुके हैं। 25 अप्रैल 1935 में यह घटना घटित होती है और 4 किसान इसमें मारे जाते हैं। तो ये था शेखावाटी और सीकर क्षेत्र का आंदोलन। तो यहाँ क्षेत्र वाइज इस वीडियो में हमने आंदोलन शामिल किए हैं, जैसे पहले मारवाड़ क्षेत्र के, फिर शेखावाटी क्षेत्र के। आगे हम देखते हैं बीकानेर राज्य का कृषक आंदोलन। इन बीकानेर क्षेत्र के जो आंदोलन है, प्रमुख जो घटनाएं हैं, वो भी हमें यहाँ जानना आवश्यक है कि 1929-30 की मंदी ने किसानों की दशा को और बिगाड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जागीरदारों के शोषण के खिलाफ किसानों ने आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। तो 1929-30 में आर्थिक मंदी आती है और उस समय, जैसा हमने परिचय में पढ़ा था पहले वीडियो में, चाहे आर्थिक मंदी हो, चाहे सूखा पड़ता हो, चाहे अकाल पड़ता हो, ये जो जागीरदार थे, ये जो जमींदार थे, ये अपनी लाग में जो दर थी, जो लगानों की जो दर थी, उनमें बिल्कुल भी कमी नहीं करते थे। तो एक तो उनका अत्याचार और ऊपर से ये मंदी, इन दोनों चीज़ों से यहाँ के किसानों की जो हालत है, स्थिति है, वो बिगड़ जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप जमींदारों से प्रसन्न होकर, खिन्न होकर के, दुखी होकर के, इन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया, आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी।
5 दिसंबर 1922 को गंग नहर का निर्माण शुरू हुआ और 1927 में ये पूरा होता है। इस क्षेत्र में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया। इसी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। तो किसानों की सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए, सिंचाई सुविधा प्रदान करवाने के लिए महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के जो तत्कालीन महाराजा थे, उन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया और इसकी जो देखरेख के लिए और किसानों की जो संचालन के लिए, इनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए एक जमींदार एसोसिएशन का गठन भी किया गया। इसी के नेतृत्व में किसानों ने वहां गंगनेर क्षेत्र में आंदोलन स्टार्ट किया। इनकी जो मुख्य मांग थी इस आंदोलन में वो थी कि सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो नहर से जो सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती थी इसमें कई प्रकार की जो खामियां थी, जैसे किसी को पानी प्रदान करना, किसी को नहीं करना, और इसी के साथ साथ सिंचाई दर में कमी की ये मांग थी, क्योंकि गंग नहर के माध्यम से जो सिंचाई की जो दरें थी वो बहुत ही अधिक थी और लगानों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर दी गई थी और भूमि की किस्तों में कमी। तो ये मुख्य मांग थी, सिंचाई सुविधा, सिंचाई दर में कमी और भूमि की किस्तों में कमी। 1938 में बीकानेर के महाजन ठिकाने में आंदोलन शुरू होता है। तो महाजन ठिकाने में कब आंदोलन स्टार्ट होता है? 1938। और इस आंदोलन की मुख्य मांग थी पशुओं, घी, अनाज आदि की बिक्री पर खूंटा फिराई और मापा नामक कर समाप्त करने की। यानी इस क्षेत्र में चाहे पशु को बेचना हो, चाहे अनाज आदि जो किसान बेचते थे, तो बेचने पर भी एक कर लिया जाता था, और वो जो कर जो लिया जाता था उनका नाम था एक तो खूंटा फिराई और एक मापा। तो इनकी मुख्य मांग थी कि ये जो दो जो कर हैं, इनको जो दो लगान है, इनको समाप्त कर दिया जाए। यही मुख्य मांग थी। अब इससे संबंधित जो स्थान हैं, जो घटनाएं हैं, उनमें पहला है दूधवा खारा चूरू का किसान आंदोलन। ये होता है 1945-46 में, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो मधाराम वैद्य, हनुमान सिंह चौधरी और रघुवर दयाल गोयल। तो तारीख याद रखनी है 1945-46। दूधवा खारा कहाँ है वर्तमान में? चूरू। और नेतृत्वकर्ता कौन है? मधाराम वैद्य, हनुमान सिंह चौधरी, रघुवर दयाल गोयल। इस आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने मुख्य भूमिका निभाई। तो दूधवा खारा आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली, जैसे मारवाड़ लोक परिषद हमने वहाँ पढ़ा था मारवाड़ क्षेत्र में, उसी तरह बीकानेर क्षेत्र में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने मुख्य भूमिका निभाई। बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में ललाना, रायसिंह नगर, राजगढ़, गोगा मेडी आदि जगहों पर आंदोलन हुआ। ये बीकानेर क्षेत्र के प्रमुख स्थान हैं जहां पर किसान आंदोलन हुए। ललाना, रायसिंह नगर, राजगढ़, गोगा मेडी आदि। अब इनमें से हम रायसिंह नगर की बात करते हैं। तो रायसिंह नगर में 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के जुलूस पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बीरबल नामक कार्यकर्ता मारा गया। तो बीकानेर राज्य परिषद जमींदारों के खिलाफ एक जुलूस निकाल रही थी 1 जुलाई 1946 को, और कौन से स्थान पर? रायसिंह नगर में। तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और इस जुलूस पर फायरिंग करने लग जाती है, जिसमें एक प्रमुख किसान बीरबल, जिसका नाम था, जो प्रमुख इस आंदोलन का कार्यकर्ता भी था, वो इसमें मारा जाता है, शहीद हो जाता है। उसके बाद में बीकानेर क्षेत्र से संबंधित दूसरी जगह है कांगड़ कांड 1946। ये रतनगढ़ के पास स्थित है। जैसा हमने देखा कि बीकानेर परिषद ने मुख्य जो स्थान है उनमें एक रतनगढ़ भी है। इस गांव में जागीरदारों ने अकाल के समय भी कर लेने का प्रयास किया। जो मैं अभी बता रहा था, चाहे अकाल पड़े, चाहे सूखा पड़े, चाहे कैसी भी समस्याएं, महामारी आए, ये अपनी जो लगान है उसमें कोई कमी नहीं करते थे। तो रतनगढ़ के पास स्थित इस गांव में जागीरदारों ने लगान वसूलना जारी रखा। तो किसानों ने ठाकुर शार्दुल सिंह को वसूली को स्थगित करवाने का निवेदन किया कि अकाल के कारण यहाँ जो वसूली है वो थोड़े समय के लिए स्थगित कर दी जाए, बंद कर दी जाए। जागीरदारों ने इस गांव के ठिकाने में किसानों के साथ लूटमार की, यानी उनको लूटना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी घटना को कांगड़ कांड कहा जाता है, जो 1946 में होता है। तो ये थे हमारे मुख्य किसान आंदोलन, जिसको हमने 3 वीडियो में बांटकर पढ़ा है, और तीनों ही वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि तीनों वीडियो में जो जितने भी प्रमुख जो किसान आंदोलन थे उनको मैंने आपके लिए शामिल किया है और उन किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। और फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से और एक संतुष्टिपूर्ण जवाब वहाँ पर प्रदान किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाता है आपको संतुष्ट करने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके फीडबैक अवश्य दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।